Welcome back to Pill Talk. Today we'll talk about autocoids, focusing on histamine and serotonin. We'll cover their synthesis, storage, release, and we will discuss H1 and H2 antihistamines. So let's get started. So what are autocoids? Autocoids are biological factors that act like local hormones, have a brief duration, and they act near their site of synthesis. अब ये जो वर्ड ऑटोकोइड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड है एक. ऑटोस का मतलब सेल्फ एंड एक्ोस मतलब हीलिंग सब्सटेंस और एनी रेमेडी. ये लोकल हार्मोन्स भी हम इन्हें कहते हैं. और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में लोकली एक्ट कर रहे हैं और ये बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ऑटोकोइड्स. ठीक है, अच्छा, लेकिन ये दूसरे हार्मोन से थोड़ा डिफरेंट है. किस तरह से? दो वजूहात हैं. नंबर 1, हार्मोन्स जो है स्पेसिफिक सेल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर 2, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सर्कुलेशन और डिस्टेंट टारगेट टिश्यूज पे एक्ट करते हैं. सो डिफरेंस कुछ इस तरह से हो गया कि जो ऑटोकोइड्स हैं वो लोकली एक्ट करते हैं, जहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं वहीं पे जाके भी एक्ट करते हैं. लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिक सेल से प्रोड्यूस होंगे और वो डिस्टेंट टारगेट टिश्यूज पे जाके एक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ ऑटोकोइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकोइड्स. रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ऑटोकोइड्स हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली भी और पैथोलॉजिकली भी बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली रिएक्शन टू इंजरी और इम्यूनोलॉजिकल इंसल्ट. और इवन ऑटोकोइड्स हमारी बॉडी में एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर्स और न्यूरो मॉड्यूलेटर्स के तौर पे भी काम कर रहे होती हैं नर्वस सिस्टम में. और बहुत सी जगहों पे तो उनका रोल हमें प्रिसाइजली पता भी नहीं है. इसके अलावा बहुत सारी यूजफुल ड्रग्स हैं जो एक्ट करती हैं ऑटोकोइड्स के ही एक्शन को मॉडिफाई करके या उनके मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करके वो अपना काम शो कर रही होती हैं. अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. ऑटोकोइड्स आर क्लासिफाइड एज एमाइन ऑटोकोइड्स और एमीन ऑटोकोइड्स, वी कैन से लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स एंड पेप्टाइड ऑटोकोइड्स. अमाइन ऑटोकोइड्स में हिस्टामीन है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन. लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आ जाते हैं प्लाज्मा काइनिन्स, जिसमें आ जाते हैं ब्रैडिकाइनिन, कैलिडिन एंड एंजियोटेंसिन. इन एडिशन साइटोकाइंस हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक्सेट्रा. And several peptides like gastrin, somatostatin, vasoactive, intestinal peptides, and many others may be considered as autocoids. Let's move on towards histamine. Histamine is a chemical messenger mostly generated in mast cells. Histamine via multiple receptor system mediates a wide range of cellular responses including allergic and inflammatory reactions, gastric acid secretions, and neurotransmission in parts of the brain. हिस्टामीन का अपना तो कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो हिस्टामीन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामीन्स और हिस्टामीन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स. उनकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक एप्लीकेशंस हैं. अब बात कर लेते हैं लोकेशन, सिंथेसिस और हिस्टामीन के रिलीज़ के ऊपर. अगर लोकेशन की बात करें तो हिस्टामीन हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स में पाई जाती है. नंबर 1 इज़ मास्ट सेल और दूसरा है नॉन मास्ट सेल. अब जो मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामीन स्टोर होती है, ज़्यादातर हाई कंसनट्रेशन इनकी स्किन के अंदर होती है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, लंग्स में, लिवर में और प्लेसेंटा में. और जो नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन है वो पाई जाती है ब्रेन के अंदर, एपिडर्मिस में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में और ग्रोथ एरियाज़ में. इसके अलावा ब्लड में, बॉडी सिक्रीशंस के अंदर, वेनम्स के अंदर और पैथोलॉजिकल फ्लूइड्स में भी पाई जाती है. सिंथेसिस की अगर बात करें तो हिस्टामीन एक अमीन है जो कि हिस्टिडीन दी कार्बोक्सिलेज हिस्टिडीन को कन्वर्ट करवाता है हिस्टामीन के अंदर. मतलब ये एंजाइम हिस्टिडीन को हिस्टामीन में कन्वर्ट करवाता है. सो हमने एंजाइम देख लिया. अच्छा, इसके बाद उसकी स्टोरेज हो जाती है, वो हम देख चुके हैं. मास्ट सेल के अंदर भी वो स्टोर हुआ होता है ग्रैन्यूल्स के अंदर, अदरवाइज इट इज़ क्विकली इनएक्टिवेटेड बाय अमीन ऑक्सीडेज. अब बात करें जब रिलीज़ ऑफ हिस्टामीन के ऊपर, तो हिस्टामीन रिलीज़ होता है बहुत सारे मीडिएटर्स के साथ. कोई भी किसी किस्म का अगर बॉडी में स्टिमुलाई आता है, जैसे कि सेल डैमेज हो गया, टॉक्सिन, वेनम्स, ट्रॉमा, एलर्जीज एंड एनाफाइलेक्सिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के केस में, तो हिस्टामीन तब बॉडी में रिलीज होती है. So now let's talk about histamine receptors. Histamine works by binding to specific receptors. There are 4 types of histamine receptors, but we'll focus on H1 and H2 receptors today. Histaminergic receptors were classified into H1, H2, H3 and H4. Histamine has a wide range of pharmacological effects that are mediated by both H1 and H2 receptors. मिसाल के तौर पे H1 receptors जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने में और इसके अलावा कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में.
अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिस्टामीन। सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर हिस्टामीन का क्या असर आ रहा है। हिस्टामीन स्मॉल ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। याद रखने वाली बात है स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल। इसके अलावा हिस्टामीन क्या करता है, हार्ट रेट को ज़्यादा करवाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि हमने देख लिया कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा रहा है। इसके अलावा हिस्टामीन हेडेक कॉज करता है और हिस्टामीन लार्ज वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसके अलावा हिस्टामीन कैपिलरी परमेबिलिटी को ज़्यादा करवाता है, जिसकी वजह से रेड स्पॉट, व्हील और फ्लेयर बनते हैं। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट पे हिस्टामीन का मिनिमल डायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन हिस्टामीन के थ्रू ही हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन फोर्स और रेट ज़्यादा हो जाता है H2 रिसेप्टर्स के थ्रू। इसके अलावा हार्ट के ऊपर हिस्टामीन H1 मीडिएटेड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट रखता है। विजुअल स्मूथ मसल्स पे हिस्टामीन कॉज करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अस्थमा पेशेंट्स के लिए बड़ी मसले वाली बात है अगर तो हिस्टामीन रिलीज होता है। इसके अलावा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक H1 रिस्पॉन्स है। अच्छा, ग्लैंड्स पे अगर बात करें, हिस्टामीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मेनली एसिड एंड पेप्सिन, बाय एक्टिंग ऑन पैराइटल सेल्स थ्रू H2 रिसेप्टर्स। नर्व एंडिंग्स पे बात करें तो हिस्टामीन इंजेक्शन आइदर IV or intracutaneous causes itching, while higher concentration and deeper injections can lead towards the pain by stimulating nerve endings. Autonomic ganglia and adrenal medulla के ऊपर क्या इफेक्ट है? So these are stimulated and release of adrenaline occurs which can cause a secondary rise in blood pressure. CNS के ऊपर हिस्टामीन का कोई इतना खास असर नहीं होता क्योंकि हिस्टामीन क्रॉस नहीं करता ब्लड ब्रेन बैरियर को, so IV injection has no central effects. अब हम बात कर लेते हैं H1 एंटाईहिस्टामीन, जिसको हम H1 एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। ये वाले जो एंटाईहिस्टामीन्स हैं ये H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं और ये आगे से फर्दर डिवाइडेड हैं दो तरह की जनरेशन ड्रग्स में, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकंड जनरेशन ड्रग्स। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर इफेक्टिव तो होती हैं, इनएक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन उनका एक बड़ा मेजर एक डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक के लिए CNS सेडेशन का एक इफेक्ट आता है। बहुत सारे अनवांटेड इफेक्ट्स भी आते हैं क्योंकि ये वाली जो ड्रग्स हैं वो खाली H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती, वो दूसरे रिसेप्टर्स को भी जाके बाइंड करती हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं एंटाईहिस्टामीन्स, जो स्पेसिफिकली पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स के लिए ही बनी हुई हैं और उन्हीं को जाके ब्लॉक करती हैं, इसीलिए इनका लेस सेडेटिंग इफेक्ट है और ये इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती हैं। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटाईहिस्टामीन्स में आ जाती हैं ड्रग्स ट्राइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनरामीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, टॉक्सिलामीन। सेकेंड जनरेशन H1 एंटाईहिस्टामीन्स में आ जाती हैं सिट्रीजीन, लीवोसिट्रीजीन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन, फिक्सोफेनाडीन। नेक्स्ट है हिस्टामीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके अंदर आ जाती हैं ड्रग्स के नाम सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन। Histamine H2 receptor blocker with minimal affinity for H1 receptors primarily inhibit gastric acid secretion and are used clinically to treat ulcers and heartburn. अब हम बात कर लेते हैं H1 एंटाईहिस्टामीन्स के एक्शंस के ऊपर। ये सारे के सारे H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं और ये क्या करते हैं, रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं रादर देन कि ये हिस्टामीन की फॉर्मेशन और उसके रिलीज को जाके इन्फ्लुएंस करें। दे आर मोर इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग सिम्टम्स दैन रिवर्सिंग दैम। बहुत सारे इनमें एजेंट ऐसे हैं जिनके एडिशनल इफेक्ट्स भी हैं क्योंकि वो कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ जाके भी बाइंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैप्रोहेप्टाडीन H1 एंटाईहिस्टामीन भी है, लेकिन वो एज ए सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट भी एक्ट करता है ऑन द एपेटाइट सेंटर रिजल्टिंग इन एपेटाइट स्टिमुलेशन। इसके अलावा दो और एजेंट ऐसे हैं एजिलेस्टीन एंड केटोटिफिन, उनका मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी है इन एडिशन टू द हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट्स। अब थेरापेटिक यूजेस इसके देखें तो एलर्जी में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हम यूज़ करवा सकते हैं H1 एंटाईहिस्टामीन। इसके अलावा मोशन सिकनेस के केस में, नोजिया के केस में और एज ए सोमनीफिशेंट्स भी ये यूज़ होते हैं। अब सोमनीफिशेंट क्या होता है? सोमनीफिशेंट्स आर ड्रग्स और अदर एजेंट्स दैट इंड्यूस और कॉज स्लीप। अब इस नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि H1 एंटाईहिस्टामीन कौन कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी बाइंड कर रहा है और इसके अलावा हिस्टामीन H1 रिसेप्टर जिसके लिए ये ड्रग डिज़ाइन की गई है उस पर भी बाइंड कर रहा है। अब जो हिस्टामीन H1 रिसेप्टर पे बाइंड करने से जो एक्शन तो आने ही आने हैं, जो हमें साइड इफेक्ट फेस करने को मिल रहे हैं वो दूसरे रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से आ रहे हैं इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ, यूरिनरी टेंशन, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से आ रहा है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, डिजीनेस, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से आ रहा है। अब अगर आप इसके एक्शन की बात करो तो एक्शन में आप देख सकते हो कि H1 रिसेप्टर पे बाइंड करने से कौन कौन से एक्शंस आ रहे हैं। Next, I'll talk about serotonin, its location, synthesis, and release. So, firstly, location. Serotonin is stored in the enterochromaffin cells of the gastrointestinal tract, in the central nervous system, and in platelets.
इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स सिंथेसिस, तो सेरोटोनिन बनता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से जब उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है बाय ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, and that is followed by a decarboxylation by aromatic L-amino acid decarboxylase. If I talk about its release, serotonin is released in response to various stimuli and plays a key role in mood regulation, gastrointestinal motility and platelet aggregation. सेरोटोनिन की हमने लोकेशन, सिंथेसिस और रिलीज़ के बारे में देख लिया. अब हम ये देख लेते हैं कि बॉडी में फिजियोलॉजिकली इसके फंक्शंस कहाँ परफॉर्म कर रहा है. अब फंक्शंस के अंदर देखें तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, इसके अलावा ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन की इनहिबिशन करवाता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन की स्टिमुलेशन करवाता है. ब्रेन के अंदर सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स अफेक्ट करते हैं मूड को, एपेटाइट को, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में है इसका रोल, इसके अलावा स्लीप में रोल है. सेरोटोनिन इटसेल्फ हैज़ नो थेरेपेटिक यूज़. Selective serotonin agonists are used clinically to manage depression, migraine and headaches. अब अगर selectively therapeutic uses की बात करें तो सेरोटोनिन वैसे तो इन्वॉल्व है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन में, तो कुछ इफेक्टिव थेरेपीज़ हैं जो सेरोटोनिन के ही रिलीज़ को मॉडिफाई करके अपना एक्शन शो करती हैं, जैसे कि हिस्टामिन के केस में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं. इसके अलावा सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं. ये दो ड्रग की क्लास हैं. इसके अलावा सेरोटोनिन एगोनिस्ट हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन एंड ओबेसिटी. अब हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स के बारे में. सेरोटोनिन एक्ट्स ऑन मल्टीपल रिसेप्टर्स क्लासिफाइड इनटू 7 फैमिलीज 5HT1 से लेकर 5HT7 तक. हर रिसेप्टर की आगे से फर्दर सब टाइप्स भी हैं और उनके बहुत सारे डिस्टिंक्ट रोल भी हैं. मोस्टली जो है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, एक्सेप्ट 5HT3 रिसेप्टर एक वाहिद ऐसा है जो कि लाइगेंड गेटेड केटाइन चैनल है. इसके अलावा 5HT1 और 5HT2 रिसेप्टर्स की ही आगे से सब टाइप्स हैं जिनको हम लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5HT2C. अब ये डिफरेंट रिसेप्टर्स आगे से फर्दर डिफरेंट सेरोटोनिन के थ्रू ही मीडिएट करवाते हैं डिफरेंट अफेक्ट्स को. फॉर एग्जांपल एक्टिविटी एट 5HT2C receptors in the CNS may reduce appetite. Stimulation of 5HT3 receptors in the GI tract and vomiting center may trigger emesis. 5HT3 receptor antagonists are highly effective in managing chemotherapy-induced or post-surgical nausea and vomiting. So हिस्टामिन और सेरोटोनिन के रोल्स को समझना, उसकी फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी किस्म की एलर्जी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन को मैनेज करने के लिए. So thank you so much for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Pill Talk for more pharmacology content. Stay healthy and stay informed. See you next time.